ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 में क्या है हमारा, लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण चल रहा था। काफी सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। लास्ट क्लास तक काफी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, कुछ कंसेप्ट आज देखेंगे। क्लास पर आने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको क्या रूल्स क्या पता है। आपको माइक बंद रखना है, क्लास में कैमरा बंद रखना है। डेफिनेटली आप अपना डाउट पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हो, कुछ आंसर करने के लिए माइक ऑन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको माइक बिल्कुल बंद ही रखना है, ठीक है। तो आप डाउट पूछ सकते हो, कैमरा ऑन करके अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्लास में बीच बीच में काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने होते हैं। तो आपको आंसर करने के लिए क्या करना होता है आपको पता है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। फिर सेकंड पेज खुलेगा जहां पर आपको एक ऑप्शन दिखता है एक्टिविटी का, इस पे क्लिक करोगे। फिर तीसरे वाले पेज पर वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब ए बी सी या डी में जो भी आंसर आपको लगता है, अगर मान लो आपका आंसर बी है तो आप बी पर क्लिक करोगे, इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करके फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, तभी आपका आंसर सबमिट होता है। यहाँ वोटेड लिखा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर जमा हो चुका है, ठीक है। तो सारे बच्चे आंसर कीजिए, कोई भी बैठे मत रहिएगा। जितना ज्यादा आंसर दोगे उसमें आपकी पोल की रिपोर्ट में नाम आएगी, अटेंडेंस वाले लिस्ट में नाम आएगा। और जितना ज्यादा सही करोगे उतना अच्छा रिपोर्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो 2 चीजें करनी है आपको, आंसर तो कोई भी स्किप नहीं करना है, ट्राई करना है सारे आंसर देने का, और ये भी ट्राई करना है कि मेरा सारा आंसर सही हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई पोल, आप सभी लोग कर ही रहे हो आंसर। अभी देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। तो आप कह सकते हो सर कोण टोटल हमने 6 टाइप का पढ़ा था। पहला आप कहोगे सर न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, सम कोण जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, अधिक कोण जिसको आप ट्यूस एंगल कहते हैं, रिजु कोण जिसको स्ट्रेट एंगल, प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल, और संपूर्ण कोण हमारा फुल एंगल है। ये तो हम बस नाम हमने लिखा। अब इसमें क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, इनके मान पता होने चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज है उसका, और उसका आकृति मतलब फिगर कैसा दिखता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार जल्दी से। तो न्यून कोण सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपको लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो मैंने आपको समकोण से स्टार्ट किया। तो पहले देखते हैं समकोण को ही समझ लेते हैं, राइट एंगल का है। तो मुझे बताओगे, आज तो बता सकते हो आप लोग, समकोण का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, किसको समकोण बोलेंगे। कोई ऐसा कोण जिसका मान, वेरी गुड, तो गगन कह रहे हैं सर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो एग्जैक्ट, तो हम उसको कहेंगे सर समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर वाले कोण को। दिखता कैसा है, तो इसका आकृति कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल खड़ा है ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इस तरीके से रहेगा, तो हम कहेंगे समकोण। और यहाँ पर एक सिंबल के बारे में बताया था, एक चिन्ह बताया था ना, कि अगर कभी 2 लाइन के बीच में ऐसा चिन्ह दिख जाए आपको, ठीक है, कोने के जैसा ये वाला चिन्ह, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस यहाँ पर बोलेंगे समकोण है। इवन फिगर में ऐसे भी बना दो, फिगर अगर मैंने ऐसे ही बनाया और यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया कुछ ऐसे, तो इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये समकोण बनेगा, ठीक है। तो इस चिन्ह को स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्यूट एंगल क्या होगा, न्यून कोण क्या होगा। अगर हमने कुछ ऐसे बनाया एक लाइन और दूसरी लाइन को कुछ ऐसे खड़ा रख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इस पे सीधी, तो आप बोलोगे सर अभी जो कोण बन रहा है वो समकोण बन रहा है, लेकिन इसको मैं अगर कम कर दूं, तो इसको अगर कम करते जाओगे तो ये सारे कोण जो अभी आपको दिख रहे हैं ये 90 डिग्री से छोटे वाले कोण है। तो ये झुकाव 90 डिग्री से कम हो गया, तो आप बोलोगे सर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम है, तो ये वाले कोण को आप बोलोगे सर न्यून कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री से कम। तो याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से नीचे का हो, मतलब कम हो, तो इसका मतलब 90 डिग्री से कम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में ऐसे ही बताया था कि अगर मैं एक्स लिख रहा हूँ तो एक्स का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हो, 90 डिग्री से कम। अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण कुछ आपको बताया था, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो ज्यादा हो सर, 90 डिग्री से अधिक हो, और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 और 180 डिग्री के बीच वाले कोण है ना, यहाँ पर जो कोण आएंगे इसके जो बीच के मान है, तो उन्हीं कोणों को हम अधिक कोण कहेंगे, 90 से ज्यादा 180 से कम। फिगर कैसा दिखेगा, कुछ आप कह सकते हो सर एक उदाहरण के तौर पर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो ऐसा कोण अगर आपको दिखेगा तो आप बोलो सर यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है ये वाला कोण क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर x लिख दिया तो x के बारे में 2 चीज आपको बताना होगा कि x जो है हमारा सर वो 90 से तो अधिक है, 90 से तो ज्यादा है, लेकिन x जो है हमारा वो 180 से कम है, ठीक है। तो आप बोलो सर 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिखेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी आपने सही लिखा है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। चलिए ये देख लिया हमने अधिक कोण।
चलो ये मैं नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बताओ रिजु कोण का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? रिजु कोण का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? अगर हम कोई कोण बोल रहे हैं एक्स, जो रिजु कोण है, तो इसका मान आप बोलोगे सर 180 डिग्री। वेरी गुड। तो कहेंगे सर ऐसा कोण जिसका मान एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाएगा उसको हम रिजु कोण कह देंगे। ठीक है। फिगर कैसा दिखेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देखो नाम ही है स्ट्रेट एंगल, तो आप कह सकते हो सर एक लाइन कुछ ऐसा बनाया और दूसरा कोण मैंने, मतलब दूसरा जो रे है मैंने बिल्कुल उसके उल्टी दिशा बना दी। तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर जो कोण बन रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है और इसको हम कहेंगे सर रिजु कोण। ठीक है। तो फिगर भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा रिजु कोण बनेगा। इसका एक और नाम बताया था सरल कोण। ठीक है। तो इसको आप सरल कोण भी कई बार लिखते हो। ठीक है, क्योंकि सरल रेखा पर बन रही है। ठीक है, तो सरल कोण या फिर रिजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण में क्या बोलोगे? एनीवन? प्रतिवर्ती कोण, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। आप कहोगे सर ऐसा कोण जिसका मान 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। मतलब क्या हो गया? 180 और 360 डिग्री के बीच वाले कोण। ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा आपको बताया था कि अगर मैंने कुछ ऐसे बना दिया, दूसरा लाइन को मैं ले रहा हूँ और अगर ये ऐसे पोजीशन में रहेगा तो अभी तो बन रहा है दोनों लाइन के बीच में 180 डिग्री, लेकिन इसको मैं नीचे कर दिया। तो अब नीचे जब कर दिया तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, आप बोलोगे सर 180 से ज्यादा झुकाव हो गया है ना, और कहोगे सर 360 से कम है। 360 तो पूरा एक चक्कर लगा देगा। तो आप कहोगे सर ये जो कोण बन रहा है वो 180 और 360 के बीच वाला है, तो इसको कहेंगे सर प्रतिवर्ती कोण है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। तो इसको एक और तरीका, अगर मान लो यहाँ पर एक्स लिख दिया तो लिखने का तरीका क्या होगा? सर एक्स जो है वो 180 से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है, और एक्स जो है किससे कम है? तो 360 डिग्री से कम है। तो ये भी आप लिख सकते हो 180 से ज्यादा और 360 से कम। संपूर्ण एंगल, इसका मान आप लोग बता दो। संपूर्ण एंगल क्या होगा? ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर है। नाइस। तो आप बोलो सर ऐसा कोण जिसका वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है, कुछ ऐसा फिगर बनाया था कि एक रे कुछ ऐसा बनाया और दूसरा लाइन इसी के ऊपर बना दिया। ठीक है। तो ऐसा बनाने से काम नहीं चलेगा। इसमें मैंने एक चीज बताया होगा आपको कि यहाँ पर एक सिंबल लगाना पड़ेगा हमें, कुछ ऐसा पूरा एक सर्कल। तो ये पूरा जो कोण बनता है ना, ये पूर्ण कोण, तो इसको कहेंगे सर ये पूरा बनेगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है। तो ये 360 डिग्री कोण दिखता है ऐसा। तो इसको आपको क्या करना है? मान भी ध्यान रखना है और फिगर भी ध्यान रखना है। चित्र क्यों बोल रहा हूँ? चित्र से क्या होगा, कई बार आपसे डिल लाइफ एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और उस एग्जाम्पल को दिखाकर आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा कोण बन रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं, अच्छा आवाज सभी को आ रही है क्या? सही आवाज क्लियर है? तो गगन एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे? गगन आप लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है। देखो, तो मुझे बताइए अगर इस फिगर को मैं दिखा के बोलूं कि यहाँ पर कैसा कोण बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इस फिगर में ये वाले कोण की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मान नहीं दिया गया। तो इस फिगर को देख के आप बता पाओगे क्या? अधिक कोण सिंपल है। आप बोलोगे सर मुझे पता है यहाँ पर भले ही कोई मान नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई मान नहीं दिया गया, लेकिन आप कह सकते हो ना सर अगर ये लाइन कुछ ऐसे खड़ा रहता है, इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन ऐसे बना दूं, कुछ ऐसे, तो ये जो लाइन बन रहा है यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है, सर ये वाला जो कोण है हमारा, ये 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री, इतना कोण 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पोजीशन है अभी ये वाला, ये समझिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आगे चला गया, मतलब आप बोलोगे सर 90 से ज्यादा हो गया। वही अगर ऐसे रहता तो आप बोलोगे सर ये पूरा सीधा लाइन अभी बन रहा है, तो इसका मतलब अभी 180 बन रहा है, अभी यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये 90 और 180 के बीच में है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो कोण बन रहा है, हमें फिगर देखकर पता चल रहा है, ये तो मान तो नहीं पता कितना बन रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि सर 180 से ये कम है। सॉरी, ऐसे लिख दो, पहले 90 लिख लीजिए। ठीक है। आप बोलोगे सर मुझे ये दिख रहा है सर ये जो कोण है 90 डिग्री से तो कम है, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसे वाले कोण को क्या कहते हैं? 90 और 180 के बीच वाले कोण है, तो उसको कहेंगे सर यहाँ पर अधिक कोण बन रहा होगा। ठीक है। तो अधिक कोण लिखेंगे या फिर लिख दोगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। क्लियर है? ये क्लियर है? बताइए। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है आपको कॉलम ए को कॉलम बी से। मैं समझा दे रहा हूँ करना क्या है यहाँ पर। अभी चैट में बंद कर दे रहा हूँ आपका, फिर आप पोल में आंसर करना। चलो, यहाँ पर बोला गया है एक कॉलम ए लिखा गया, यहाँ पर कुछ कोनों के मान दिए गए, कॉलम बी में उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो आप देखो सर 60 डिग्री जो होगा
वो कौन सा कोण है, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण या न्यून कोण। ठीक है, मिलान कीजिए और उसके बाद देखो कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया। मतलब करना क्या है आपको, आपको लिखना है वन। वन का आंसर क्या होगा, टू। टू वाले मतलब 90 डिग्री कौन सा कोण है, तीन लिखिए। तीन कौन सा कोण है, और चौथा में जो कोण लिखा गया इसका क्या नाम है, ए बी सी डी करके मिलाइए। उसके बाद देखो कौन से ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। जैसे ऑप्शन ए में लिखा गया वन का डी, टू का ए, थ्री का बी, चार का सी। इस तरीके से चेक करो कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है। ठीक है, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करना पड़े आपको। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूं। ए डी, बिल्कुल समय लेना अपना। तो 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री है। तो आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में सही सही मिलान किया गया है। आप ऑप्शन देखने के पहले क्या करो, यहां पर आप फिल करना स्टार्ट कीजिए। वन का क्या आंसर होगा, टू का क्या आंसर होगा, मतलब टू का नाम आप कौन सा बोलोगे, तीन का कौन सा नाम है, चार का कौन सा नाम है, मतलब 270 का क्या नाम। उसके बाद ये देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। इसमें बिल्कुल समय दिया जा रहा है। और जितने बच्चों का हो गया है बहुत बढ़िया, आप बस वेट कर लो, जैसे ही सभी का होगा मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है, अभी भी आधे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए, आप करिए। ठीक है, अच्छी बात है कि अभी तक 9 बच्चों ने आंसर दिया और 9 के 9 आंसर सही हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। अपना टाइम लीजिए, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी करनी है। ठीक है, आराम से करिए, आपको जो भी लगता है आप आंसर कीजिए, अपना समय लीजिए, आंसर कीजिए। तो अभी लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। दो बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, ओनली टू स्टूडेंट। लास्ट 15 सेकंड्स, आंसर कर दीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। ये कि बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट फाइव, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो यहां पर क्या बोला गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले दिख रहा था 60 डिग्री, पहले ऑप्शन में क्या है, एक में 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसा है, 90 डिग्री से कम है, तो आप बोलो सर 90 डिग्री से कम है तो इसको बोलेंगे सर न्यून कोण, तो वन को डी से मिलाया। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे सर, समकोण। 90 डिग्री समकोण होता है, तो आप बोले सर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री का मान आप बोले सर सरल कोण या रिजु कोण, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल, तो इसको मिलाया ए से। और 270 कैसा है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो इसको बोलेंगे सर प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से मिलाया, तो आप लिख सकते हो सर वन का जो हमने मिलाया, 60 डिग्री को मिलाया डी से, तो यहां लिख देंगे वन का डी। 90 डिग्री को मिलाया सी से, तो टू का सी। 180 डिग्री को मिलाया ए से, रिजु कोण से, तो यहाँ लिख देंगे ए। और चौथा है 270 डिग्री, इसको मिलाया बी से, तो यहाँ लिख देंगे बी। तो क्या आ रहा है, वन का डी। वन का डी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, वन का डी। टू का सी, तो टू का ए लिख दिया, ये गलत हो गया ना, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, वन का डी बिल्कुल सही है। टू का सी, यहां भी आपने बोला सर टू का सी, यहाँ भी टू का सी सही है। थ्री का ए लिखा है आपने, यहाँ भी लिखा गया थ्री का ए। और चार का बी, तो चार का बी बिल्कुल, ये चारों सही है ना, तो ये चारों बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को देख लीजिए, वन का ए लिखा गया है जबकि आपने तो वन का डी बोला है, तो ये तो आंसर गलत हो गया हमारा, यही गलत हो गया, तो बाकी तो चेक भी नहीं करेंगे। वन का डी, तो वन का तो डी सही है, लेकिन टू का बी लिख दिया गया जबकि आपका टू का तो सी आया है, तो आप बोलो सर ये गलत है हमारा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो आप सभी के सही थे। क्लियर है ना। यदि कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ही क्वेश्चन में सारे कौन के नाम आपसे पूछ लिए गए। ठीक है, चलिए, तो ये तो ठीक है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आया, हमने कर लिया। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन, अब ठीक है, ये तो ठीक है, हमने कर लिया। मुझे बताओ कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। आपने अगर मैसेज देखा होगा तो आप कह सकते हो सर आज हमें पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी रेखाएं कितने प्रकार की होती है। तो रेखा जो उनकी स्थितियां हैं,
समझिएगा, रेखा की स्थितियां के अनुसार हम उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सर या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, या तो समांतर रेखा होंगी, या फिर लंबवत होंगी। मतलब उसी क्रम में प्रतिच्छेदी कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग हो सकती है, समांतर कहने का मतलब पैरेलल हो सकता है, या फिर लंबवत कहने का मतलब परपेंडिकुलर होगा। पहले क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग क्या है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। सिंपली आप मुझे बता सकते हो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, जो भी आपको समझ में आता है। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा? एनीवन, जैसे भी आप बता सको। एक दूसरे को काटती हो। बस सिंपल, बिल्कुल आप कह सकते हो सर ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को काट रही हो। तो आपको भी सर एक लाइन मैंने ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, काटते हुए। तो आप बोलोगे सर इन दोनों लाइन को क्या कहेंगे? सर प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। सिंपल है। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है? काटना, एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है, ठीक है। तो काटते हुए गुजरना, तो उसको कहेंगे सर इंटरसेक्ट करना, ठीक है। कौन से पॉइंट पर काट रही है? तो हम कहेंगे सर इसको पहले तो इनाम दे दो कि एक लाइन को मैंने लिखा ए बी, एक को लिखा मैंने ए बी, और एक को लिखा मैंने पी क्यू, ठीक है, पी। तो कहेंगे सर ए बी लाइन और पी क्यू लाइन प्रतिच्छेदी बिंदु, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर ये दोनों काट रही है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सर प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है, इसको भी नोट कर लीजिए कि इसको हम कहते हैं सर प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु। और इंग्लिश में क्या लिखोगे? तो इंग्लिश में आप लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर, प्रतिच्छेद बिंदु है ये, ठीक, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट रही है। अब समझिएगा, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है आपको। ये जो पॉइंट है, मान लो इसका नाम दे दिया ओ, तो प्रतिच्छेद बिंदु का बोले सर ओ। अब ये बिंदु ओ जो है, इसको हम कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं। कॉमन पॉइंट इसलिए, कॉमन करने का मतलब उभयनिष्ठ। तो बिंदु ओ जो है, आप देख सकते हो सर, पॉइंट ओ जो है पी क्यू लाइन पर भी स्थित है, और पॉइंट ओ जो है वो ए बी लाइन पर भी स्थित है। तो पॉइंट ओ कैसा हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु। तो हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं सर, अगर दो लाइन में, दो रेखा में एक पॉइंट कॉमन हो, एक कॉमन पॉइंट मिले, तो उसको हम कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब एक कॉमन पॉइंट हो, कॉमन का मतलब आपको पता है ऐसा पॉइंट जो दोनों ही लाइन पर स्थित हो, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कह देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कह देंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर फिगर लिख रखा है, फिगर दिया गया है, आप कह सकते हो सर 11 लाइन, दो लाइन का नाम दिया गया है, एक 11, इसको समझिए। आप कह सकते हो सर एक लाइन हमारे पास है 11, ये वाला, और एक लाइन है हमारे पास L2, ये वाला। इन दोनों को क्या क्या कह सकते हैं हम? सर प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि ये दोनों में एक पॉइंट मुझे दिख रहा है वो जो कॉमन है, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु या कॉमन पॉइंट। क्लियर? प्रतिच्छेदी समझ में आ गया, जो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। तो अगर मैं यहां से पूछूं, देखो एक तो ऐसा होगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। एक तो मैंने फिगर ऐसे बनाया, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप सभी को, आप सभी लोग बोलोगे सर ये दोनों लाइन कैसे हैं? अगर मैं इसका नाम दे दूं L1 और L2, मुझे बताइए इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, प्रतिच्छेदी है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर साफ दिख रहा है, इसमें क्या देखना है? तो इस पॉइंट पर काट रहा है दोनों, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है क्या? यस और नो? अगर मैंने ऐसे बनाया, देखो यहां पर आंसर आप लगा रहा है नहीं। देखो ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लाइन का मतलब क्या होगा समझिएगा, रेखा का मतलब आपको याद है क्या बताया था? लाइन का मतलब क्या बताया था? इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो अनंत तक बढ़ाया जा सकता है ना, आपने क्या बोला था सर? अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसको, कोई भी रेखा को। तो आपने बोला सर एक लाइन हमारे पास ए बी है मान लो, तो इसको नाम दे दिया पी क्यू। तो हम पी क्यू को बढ़ा तो सकते हैं ना, तो इसका कोई अंत बिंदु तो है नहीं। तो आपको सर पी क्यू को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये ए बी को आगे जाकर काट देगा, ठीक है। तो इसको बढ़ाने पर मुझे क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पर दोनों काट रहा है। तो ए बी और पी क्यू ये दोनों लाइन भी क्या है? ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्टिंग है, तो इसको भी हम कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये दोनों, ठीक है। ये दोनों भी प्रतिच्छेदी थे,
समझ में आया? तो बढ़ा करके भी चेक कर लेना है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये खत्म हो रहा होगा रेखा, रेखा तो बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइन का मतलब क्या हुआ, उसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं आपसे, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है या नहीं, प्रतिच्छेदी है कि नहीं है। एक लाइन मैंने दिया एक्स वाई, और एक मैंने लाइन नाम को दिया इसका एम एन, तो प्रतिच्छेदी है कि नहीं है। अब दिख तो नहीं रहा है दोनों काट रहा है, लेकिन अगर मैं एम एन को बढ़ा दूं, एम एन को अगर हम बढ़ाएं सर, तो एम एन को बढ़ाने पर क्या मिलेगा, एम एन को बढ़ाने पर हमें दिख जाएगा कि सर ये एक्स वाई को काट रहा है, ठीक है, एक्स वाई को काटते हुए गुजर रहा है इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे सर एक्स वाई और एम एन कैसा है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है। क्लियर, समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे फोटो बना देना, ऐसा डायग्राम बना दे, तो आप बोलना सर इसको बढ़ाने पर काट रहा है, तो जो भी इंटरसेक्टिंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल समझिए, उदाहरण। आप अपने आम जीवन में इंटरसेक्टिंग से मिलता जुलता क्या क्या चीजें देखते हो, ठीक है, बहुत चीज देखते हैं आसपास जो एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। अगर मैं अपना हाथ को ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाथ एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, ठीक है। पेन को मैं दो पोजीशन में रख सकता हूँ एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है, बहुत सारे फिगर आप बनाते हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ में देखते हैं, कैंची, तो कैंची के ये दोनों लाइन को अगर मैं इसको बोलूँ, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को काटते हुए गुजर रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप दिख रहा है आपको, तो कह सकते हैं सर ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जो कुर्सी या टेबल होता है, टेबल का जो लेग्स है हमारा, तो इसके लेग्स क्या है, एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो कहेंगे सर ये प्रतिच्छेदी है। जो सड़क है, सड़क कुछ अगर ऐसा गुजरता है, सारे सड़क नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई दो सड़क है चौराहा के टाइप का, मतलब एक के ऊपर एक ऐसा क्रॉसिंग बना हुआ है, ठीक है, तो इस क्रॉसिंग को आप क्या बोलोगे, सर एक रोड दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये सारे क्या है, इंटरसेक्टिंग के उदाहरण है, प्रतिच्छेदी के उदाहरण है, एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया ना? पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ कि कैसा इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी कैसा पोजीशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं समांतर क्या होगा, पैरेलल लाइन क्या होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि समांतर रेखा क्या है, अगर हम दो लाइन ऐसा बनाना चाहें कि वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटे, ठीक है, अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, समझिएगा, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे को काट देगा, ठीक है, इसको बढ़ाने पर तो काट देगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि कुछ ऐसा लाइन बनाते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो उसको कहेंगे समांतर लाइन, ठीक है, उसको पैरेलल लाइन। अब बनाते कैसे ये समझिएगा, पहले ये देख लो डेफिनेशन। अगर मैं लिखूं ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हो, उसको समांतर या फिर पैरेलल लाइन कहेंगे। मतलब सीधे आप ध्यान रखिएगा, ऐसा लाइन जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, सीधे लिख लो नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब जो कभी एक दूसरे को नहीं काटे, कितना भी आप बढ़ा दो, ठीक है, तो उसको पैरेलल लाइन कहोगे। अब कैसे बनाएंगे फिगर, तो एक लाइन कुछ मान लो ऐसे बनाया मैंने, एक लाइन या फिर रेखा कुछ ऐसे बनाया, और उसके नीचे एक लाइन और ऐसे बना दिया। अभी आपको जो ये दोनों लाइन दिख रहे हैं, इन दोनों लाइन को समझिएगा, मैंने नाम भी दे दिया, एक का नाम दिया पी क्यू और एक का नाम दिया ए बी। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, इन दोनों को आप कितना भी बढ़ा लो, इसको मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ। पहले वाले लाइन को मैंने इधर से बनाया, बढ़ाया दाएं साइड से, इसको बढ़ाते गया, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा। दूसरे वाले लाइन को बढ़ाया, कुछ ऐसा गया, ये काट रहा है क्या, एक दूसरे को कभी नहीं काट। इसको और बढ़ाया इस तरफ से, इधर बढ़ाया, और इसको भी बढ़ाया इधर से, तो इसको कितना भी बढ़ाया तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ए बी लाइन और पी क्यू लाइन समांतर है, तो कभी नहीं काट रहा, तो हम कहेंगे सर ए बी और पी क्यू, पी क्यू कैसा है, इसका क्या बोलेंगे सर, इसको हम क्या कहेंगे, सर ये हमारा समांतर लाइन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे समांतर यानी प्रतिच्छेदी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? कभी कई बार आप समानांतर सुनते हो, कभी समांतर सुनते हो, फिर पैरेलल सुनते हो, ठीक है, ये तो समझ लिया सर, ठीक है, पैरेलल लाइन ऐसे होगी। और कुछ जानना चाहिए क्या हमें? बिल्कुल, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। पहला चीज ये नोट कीजिएगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों लाइन के बीच में कोण कितना बन रहा है, कोण क्या होता है, एंगल, कोई भी लाइन को जहां पर काटता है, इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके बीच के झुकाव को तो कोण कहेंगे, लेकिन ये तो काट ही नहीं रहा है एक दूसरे को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, तो अगर कोई कोण पूछे
तो आप उनसे 0 डिग्री का कौन बनेगा? नहीं, 180 मत बोलना, 0 डिग्री का है, ठीक है, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का कौन बनेगा, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कौन बनेगा? 0 डिग्री का। तो पहला पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का कौन बनता है? 0 डिग्री। पहला ये नोट किया हमने, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, पहला। अब और कुछ जानना है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर समझिएगा लिखने का तरीका। अच्छा, एक चीज और समझ लो पहले, दूसरे कंसेप्ट पे आने के पहले, रिप्रेजेंटेशन के आने के पहले, दो पैरेलल लाइन के बीच दूरी जो होगा हमेशा सदैव समान रहती है, मतलब ऑलवेज इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज इक्वल रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल का मतलब क्या? देखो, मान लो मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, दोनों क्या है? समांतर रेखा है, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं को ना दिखाने के लिए कभी कई बार हम लोग डायग्राम बना देते हैं तो समांतर बनता है नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीर का निशान लगाना है, एक तीर यहाँ लगाओगे, छोर पर तो तीर का निशान इसलिए लगा रहे हैं कि वो रेखा है, बीच में तीर का निशान लगाने से ये पता चलता है कि ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन ये दोनों समांतर है। तो ये जो तीर मैंने बनाया यहाँ पर, ये तीर क्या दिखाता है? कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ दोनों लाइन समांतर है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो दूरी है वो 2 सेंटी, चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये दूरी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं दूरी, कुछ दूर के बाद यहाँ पर पूछूं आपसे दूरी, तो आप क्या बोलोगे? सर अगेन ये जो डिस्टेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं दूरी कितना है, तो आप बोलो सर ये भी 2 सेंटीमीटर ही हो। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, जैसे रेलवे की पटरी, ठीक है। तो रेलवे की पटरी के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर रहती है, ठीक है, वो हमेशा बराबर रहेगा ना। तो आप बोलोगे सर रेलवे की पटरी के बीच की दूरी बराबर होती है इसलिए दोनों समांतर है, पैरेलल है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। हालांकि रेलवे की पटरी तो आगे जाकर काटती भी है, घूमती जाती है, ठीक है, लेकिन एक रफ एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे बना दूं और मैं यहाँ पर एक सिंबल लगा दूं कि ये लाइन तो पैरेलल आ गया। ये सिंबल का मतलब क्या बताया? कि दोनों लाइन समांतर है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो दूरी है, ये कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, ये दूरी कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई, तो मुझे बताओगे ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पर अगेन 5 सेंटीमीटर, कहोगे सर ये भी दूरी बराबर ही रहेगी, तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर ही होती है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो पैरेलल लाइन में और क्या क्या हमें जानना चाहिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और कुछ रिप्रेजेंटेशन की बातें कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला चीज तो ये समझिए, अगर हमारे पास कोई दो लाइन ऐसे बनाया हमने और मुझे दिखाना है कि ये दोनों लाइन समांतर है, पहले तो लाइन है, रेखा है, तो तीर का निशान यहाँ लगा दो, ठीक है। मुझे अगर दिखाना है कि दोनों समांतर है, तो एक तीर यहाँ बनाएंगे और एक तीर यहाँ बना देंगे, उसके बाद इसका नाम दे देते हैं। सर यहाँ लिख दिया ए बी, यहाँ लिख दिया पी क्यू। तो अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, सर ए बी जो होगा वो समांतर होगा पी क्यू के, ठीक है। तो ये जो दो लाइन आपको दिख रहे हैं बीच में, तो ये दो लाइन क्या दिखाता है? समांतर का साइन है, ठीक है। तो ये दो लाइन जो है वो साइन होता है समांतर का, ठीक है, यानी पैरेलल का। तो इसको पढ़ते क्या है? ए बी पी क्यू के समांतर है, या ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्लियर है? अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक लाइन कुछ ऐसे बनाया और एक लाइन कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अगर दो लाइन कुछ ऐसे बना रहा हूं, इसका मान लो नाम दे दिया मैंने एक्स वाई, ठीक है, और इसका नाम दे दिया टी आर, ठीक है, इसका नाम दे दिया टी आर। तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर हमने क्या किया? दो तीर यहाँ लगाया और दो तीर यहाँ लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीर का निशान दिखा रहे हैं कि ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन दोनों समांतर हो गए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जो है वो समांतर है टी आर के, ठीक है। तो एक्स वाई टी आर के समांतर है, कुछ ऐसा लिख देंगे, ठीक है, टी आर था, ठीक है। तो एक्स वाई टी आर के समांतर है। तो ये दो लाइन जो खड़ा मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? समांतर को दिखा रहा है, पैरेलल को दिखा रहा है। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आ गया? तो इसका यूज कहां पर करेंगे? इसका कोई यूज आता है क्या, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ?
बिल्कुल बहुत जगह पर यूज करेंगे इसका, ठीक है। देखो कहाँ यूज करेंगे, ये तो आपने सीख ही लिया कि ये भी अगर पी क्यू के समांतर है तो कुछ ऐसा लिखेंगे, और यू भी अगर वाई जेड के समांतर है तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये हमने समझ लिया ऑलरेडी, ठीक है। देखो इसका यूज कहाँ पर करते हैं, समांतर चतुर्भुज आप बनाते हो कई बार, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो आपने बोला सर हमारा ए बी लाइन जो है वो सी डी के समांतर है। तो अगर ए बी सी डी के समांतर है तो ए बी पर एक तीर का निशान लगाया और सी डी पर एक तीर का निशान लगाया, इससे हमें पता चलता है कि सर ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है। और लिखने का तरीका देखिए, ए बी डबल लाइन सी डी, ठीक है, कुछ ऐसा कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पता है सर ए सी जो है वो समांतर होगा बी डी के। तो ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर दो तीर का निशान लगा दिया और यहाँ पर दो तीर का निशान लगा दिया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा तो भी हम समझ जाएंगे कि सर ये दो तीर का निशान जो है ये बता रहा है कि ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के समांतर है, ठीक है। तो आमने सामने के लाइन जो है ये समांतर दिख रही है हमें, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए सी जो है, ए सी जो है आपका वो बी डी के समांतर है, क्योंकि ये दोनों पे डबल तीर था, दो एरो थे। क्लियर हुआ, इसको और भी कई जगह पर यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखो, मान लो अगर हमने ऐसे कुछ बनाया, ठीक है, कुछ ऐसा बना रहा हूं, एक फिगर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। देखिए अब इसमें समझिए क्या क्या चीज आप लिख सकते हो, इसका आप मैं नाम दे रहा हूं कुछ कुछ। आपने क्या किया, यहां पर एक तीर का निशान मैंने बनाया और एक तीर का निशान यहां बना दिया और एक तीर का निशान यहां बना दिया, ठीक है। समझिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो तीर का निशान मैंने यहां बनाया, दो तीर का निशान मैंने यहां बनाया, ठीक है। और तीन तीर का निशान मैंने यहां बनाया और तीन तीर का निशान मैंने यहां बना दिया, ठीक है। अब इसका मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, इस पूरे फिगर का मैं नाम दे रहा हूं। इसका नाम दिया ए बी सी डी और यहां पर लिख दिया पी क्यू। देखो आप क्या क्या बोल सकते हो, सर एक तीर का निशान कहाँ कहाँ पर, आप बोलोगे सर एक तीर का निशान मुझे दिख रहा है ए बी डी सी और पी क्यू पर। तो एक एक तीर के निशान दिख रहे हैं आपको सभी पर। तो एक तीर का निशान का मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हो सर ए बी जो होगा वो समांतर होगा हमारा डीसी के, ठीक है। ए बी डीसी के समांतर होगा, ठीक है। ए बी डीसी के समांतर है और वो पी क्यू के भी समांतर है। तो आप बोलो सर ये पी क्यू के भी समांतर है, तो ये तीनों के तीनों क्या आ गया, समांतर। तो पहला चीज हमने ये नोटिस किया कि सर ये तीनों आपस में समांतर दिखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, तो आपने बोला सर ये तीनों आपस में समांतर है, बस फिगर को देख के हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या बोलोगे, सर हमें और क्या चीजें दिख रही है। तो आपने देखा सर हमें ये भी दिख रहा है कि जो ए डीए है, डीए पे दो तीर है और यहाँ सीबी पर भी दो तीर है। तो हम लिख सकते हैं सर ये दोनों जो है आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो एडी और बीसी बिल्कुल समांतर हो जाएगा, ये दोनों लाइन, यहाँ पर भी डबल तीर था और यहाँ भी डबल तीर था। तो इसको हम बोलेंगे सर हमने क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि एडी जो है, या फिर डीए लिख दो चाहे एडी लिख दो, एडी जो है समांतर होगा बीसी के। तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा समांतर का साइन हमने ये लिख दिया। चलिए तीसरा, आगे क्या लिखेंगे लास्ट, आप बोलोगे सर हमें और एक चीज दिख रहा है कि सर तीन तीर का निशान मुझे यहाँ दिख रहा है, एक दो तीन, और तीन तीर का निशान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इन दोनों, ये दोनों लाइन भी समांतर रहे होंगे, बिल्कुल समांतर रहेगा। तो आप इसको लिख दीजिए, आप इसको लिख दोगे सर एपी जो है वो समांतर रहेगा बी क्यू के, ठीक है। तो एपी और बी क्यू समांतर रहेगा, तो इसको आप लिख दोगे कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने लिखना है एपी जो है, एक सेकंड, एपी जो है हमारा वो समांतर हो जाएगा बी क्यू के, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ, ये सारी चीज समझ में आए, किसका हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तीर का निशान कैसे यूज करते हैं, लिखने का तरीका कैसे है, पैरेलल कैसे लिखते हैं, ठीक है, वेल डन, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एक फिगर और मैं बना रहा हूँ, मुझे बस इतना बताना कि कौन सा लाइन किसके समांतर है। दो लाइन मैंने बनाया और मैं एक यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ ऐसे फिगर बना दिया और इसका मैं नाम दे रहा हूं ए या पी क्यू आर एस। मैंने कहा एक एक तीर दूसरा तीर,
और यहाँ पर बोला यहाँ पर 2 तीर, और इसको थोड़ा मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, 1 सेकंड। चलिए, अब मुझे बताइए कौन सा लाइन किसके समांतर है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर पी क्यू पे एक तीर है और आर एस पे एक तीर है, मतलब पी क्यू को कहेंगे सर, पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा हमारे आर एस के, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो एक तो मुझे दिख रहा है पी क्यू समांतर हो जाएगा हमारा आर एस के, ठीक है, ये दोनों समांतर हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पर 2 तीर है और यहाँ पर 2 तीर है, तो इसका नाम थोड़ा मिस हो गया ना, इसका नाम लिख दो, पी क्यू आर एस टी लिख दो, ठीक है। तो आप बोलो सर क्यू आर जो होगा वो समांतर होगा एस टी के, तो क्यू आर जो होगा वो समांतर होगा एस टी के। तो इतना समझ में आ गया ना, फिगर क्लियर है। नाइस। तो इस टाइप से आप कई बार डायग्राम में यूज करते हो, एक तीर का, 2 तीर का, तो जिसमें जितना तीर है उसके अकॉर्डिंग वो समांतर होगा, ठीक है। सेम तीर मतलब वो पैरेलल। एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल तो काफी आसानी से समझ सकते हो कि विकेट जो है, क्रिकेट का जो विकेट आपको दिखता है, ये तीनों विकेट क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने ऐसे खड़े रहते हैं, इनके बीच की दूरी बिल्कुल समान रहती है और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको सर ये तीनों विकेट क्या है, आपस में समांतर है। रेलवे की ग्रिल जो, सॉरी ये जो ग्रिल है आपकी गेट की, तो इस गेट में जो ग्रिल आपको दिख रहा होगा, ये कोई भी 2 ग्रिल, ये सारे ग्रिल क्या है, एक दूसरे को समांतर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर एक भी ग्रिल दूसरे को काट नहीं रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है ना। इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं तो आप कह सकते हो सर कोई भी 2 ग्रिल के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमेशा बराबर रह रही है, ठीक है। तो ये दूरी हमेशा अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, सर ये सारे पैरेलल हैं, ये आपस में सारे पैरेलल है, समांतर है। क्लियर है, बताइए। तो पैरेलल का उदाहरण समझ में आ गया, काफी एग्जाम्पल ऐसा देखते हो अपने लाइफ में, है ना। चलिए, मान लो आपने जो स्केल आपके पास होगा, ठीक है, आपके पास जो रूलर रहता है, या फिर मैं यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो रूलर है आपके पास, तो इस रूलर में स्केल में एक लाइन आपको दिखता है ये वाला, ठीक है, एक लाइन ये है इस तरफ और दूसरा लाइन नीचे में है। तो इन दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों लाइन समांतर है, ए बी यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैंने एम एन लिख दिया, तो ये दोनों कैसे हैं, समांतर है, बिल्कुल आपस में समांतर रहेंगे ये, ठीक है, पैरेलल रहेंगे, इसके बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। चलिए, तो समांतर तो समझ लिया। अगला क्या है, लंबवत। देखो लंबवत कुछ नहीं है, ये एक टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन ही है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा का एक प्रकार है। प्रतिच्छेदी क्या होता है, 2 लाइन अगर एक दूसरे को काटेगा तो उसको आप तो प्रतिच्छेदी कह दोगे, लेकिन अगर ऐसा काटे इसके बीच में कोण 90 डिग्री का बने, है ना, तो आप कहोगे सर वो लंबवत रेखा है। जब भी लंब आ जाए ना, पहले तो ये नोट करिए, कभी भी अगर लंब आ जाए या परपेंडिकुलर आ जाए तो पहला जो आपके शब्द दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। तो लंब कहने का मतलब क्या हुआ, कभी भी मैं लंब लिखूं तो लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, तो लंब कहने का मतलब 90 डिग्री। तो अगर हमारे पास कोई 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो उसको कहेंगे लंबवत रेखा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का एक प्रकार होगा, जितने भी लंबवत रेखा होंगे प्रतिच्छेद करेंगी, कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगी, आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है, समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब समकोण का मतलब आपको बता दिया है लास्ट क्लास में, 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलो सर 90 डिग्री पर अगर काटेगा तो उसको सम लंबवत रेखा कह देंगे, परपेंडिकुलर लाइन कह देंगे। तो फिगर कैसा दिखेगा, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, इसका नाम भी दे दो कुछ, इसका नाम दे दिया मान लो ए बी, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी, और एक लाइन और बना दिया मैंने और इसका नाम दे दिया पी क्यू। इंटरसेक्टिंग है क्या ये दोनों, एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बताइए। एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा, काट रहा है, इंटरसेक्टिंग है। लेकिन ये स्पेशल है थोड़ा। आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसा सिंबल लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, एक चिन्ह लगा दूं, तो ये चिन्ह का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बताओगे कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल आपको पता, सर ये साइन देखकर ही मुझे याद आ गया कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब 2 कोण अगर 90 डिग्री पर काटे तो ए बी और पी क्यू को क्या बोलेंगे, सर ए बी और पी क्यू कैसा है, ए बी और पी क्यू लंबवत है या एक दूसरे पर लंब है, ठीक है, तो लंबवत है या फिर लंब है। इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखने का तरीका है, लंब का एक साइन होता है, ठीक है, लंब का एक सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, तो ये सिंबल हमेशा 90 डिग्री के लिए यूज होता है, लंब के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कुछ ऐसा, ए बी जो है सर वो लंब है पी क्यू पर, ठीक है, या फिर आप बोलोगे सर पी क्यू जो है सर वो ए बी पर लंब है। तो 2 तरीके से लिखेंगे, ए बी पी क्यू पर लंब या पी क्यू ए बी पर लंब, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं,
इसका मतलब आपसे पूछो कि ए बी और पी क्यू के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, लंब है दोनों। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो आप कह सकते हो सर लंबवत का सिंबल होता है ऐसा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा तो इसको लंबवत रेखाएं कह देंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर कोई दो लाइन आपको बनाकर दे दिया गया, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, और कुछ ऐसा सिंबल लगा दिया ए बी, और पता नहीं है क्या सिंबल है, आपको बता रखा हूं ऐसा सिंबल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए बी और पी क्यू के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो आप बोलो सर लंब है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखो, यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक लाइन बनाया गया यू भी, ठीक है, एक लाइन बनाया गया वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंबल लगाया गया, कुछ ऐसा एक चिन्ह लगाया गया है, कुछ ऐसा साइन। ठीक है, ये साइन, तो इसको आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर कोण कितनी डिग्री का बन रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कितने डिग्री पर काट रहा है, 90 डिग्री पर काट रहा है, समकोण पर काट रहा है, तो कहेंगे सर ये दोनों कैसे हैं, लंब है। लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखने का मतलब क्या बोलेंगे सर, यू भी जो है लंब है वाई जेड पर। ठीक है, वाई जेड पर लंब है। क्लियर? इसको भी यूज करते हैं कई बार, मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक डायग्राम बना रहा हूं, कई बार आप यूज करोगे इसको, आपने कुछ ऐसा बनाना है आपको, इसको लिख दिया मैंने ए बी सी। ठीक है, लिख दिया ए बी सी, मैंने एक लाइन बनाया ऊपर से कुछ ऐसा, एक सेकंड मिल गया थोड़ा, चलो अभी आप बोलोगे सर ऐसा लाइन बनाया हमने, और यहां पर लिख दिया ए टी। ठीक है, और कुछ ऐसा साइन लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए डी सी का मान कितना होगा, एंगल ए डी सी मतलब ये वाला कौन पूछा जा रहा है, तो ये वाला सिंबल का मतलब बोलोगे सर यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 90 डिग्री। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं सर, ए डी लाइन जो है ना, आप ऐसा लिखना सर, ए डी लाइन जो है, एक सेकंड, ये जो ए डी लाइन आपका है वो बी सी लाइन पर लंब है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसा लिखना होगा सर, ए डी लंब है बीसी पर, क्योंकि इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री कहने का मतलब लंब। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे लंबवत रेखा में कितनी डिग्री का कोण बनता है, आप बोलना 90 डिग्री, सिंपल। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, लंबवत रेखा के काफी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, डे लाइफ से मिलता जुलता। आप प्लस का सिंबल देख लीजिए, हर कोने पर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको सर हर कोने पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये सारे के सारे जो एजेस है 90 डिग्री लंबवत है। घड़ी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको पता है लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, 3 बजे मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई पर लंब है, तो एक लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं सर, मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, एक्स का एग्जाम्पल, एक्स का एग्जाम्पल में जरूरी नहीं है ना कि लंब है, एक्स का एग्जाम्पल में तो कुछ ऐसा भी बन सकता है एक्स। ठीक है, आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर अगर एक्स आपको लिखना है या फिर क्रॉस आपको लिखना है, तो बिल्कुल अगर ऐसा लिखोगे आप, तब बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लंब होगा। ठीक है, चलिए, तो इस फिगर में देखिए, तो आपको सर बुक का जो किनारा होता है बिल्कुल इस तरीके से खड़ा होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर, हाँ एल, वेरी गुड, तो एल में आप बोल सकते हो, बिल्कुल एल में आप कह सकते हो सर, एल में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो अपने डे लाइफ में, कोई भी ये सारे किनारे पे क्या बोलेंगे सर, ये सारे किनारे पे 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये सारे लंब है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से समझ लीजिए सारी चीजों को, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल दे रहा हूँ, समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उनके बीच की दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, उनके बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा, और लिखने का तरीका क्या है, मैं अगर इसको 11 लिख रहा हूँ, इसको L2 लिख रहा हूँ, तो आपके पास सर 11 पैरेलल है L2 के। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है, बस ये ध्यान रखेगा, अगर एक कॉमन पॉइंट पर काटेगा तो उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, और इस दोनों लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा में ही अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो यानी लंब पर काटे, तो आपको कहोगे सर ये हमारा लंबवत रेखा होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। लिखने का तरीका क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 जो होगा L2 पर लंब होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसमें सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दीजिए, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी लंबवत रेखाएं हैं। तो ध्यान से देखिए कौन सा लंबवत रेखा है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, बस आपको पहचानना है रेखाओं को। परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा है। चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें कौन से ऑप्शन में दो लाइन ऐसे हैं जो लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी 15 सेकंड और। कम समय क्यों मिल रहा है? क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 15 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 4 बच्चे और हो भी, चलिए 2 बच्चे और हो भी, 2 स्टूडेंट और हो। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल सा, जैसा आप सभी का आंसर आया है। आप क्या बोलोगे? सर लंबवत रेखा। लंबवत रेखा मतलब क्या? आपके मन में क्या है? ऐसा रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। ऑप्शन है तो काट ही नहीं रहा है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो काट ही नहीं रहा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी काट तो रहा है, लेकिन कितने डिग्री पर काट रहा है मुझे नहीं पता। ये 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। काट तो रहा है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काट रहा, तो कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए, तो ये भी दोनों काट तो रहे हैं, लेकिन कितने डिग्री पर काट रहा है नहीं पता, है ना। कुछ भी हो सकता है ना, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 130 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता, तो हम कहेंगे सर ये भी हमारा लंबवत रेखा तो नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में मुझे एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा है ना। इस साइन को देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो साइन आपका बना हुआ है, इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया? इस चिन्ह का मतलब हुआ, आप कह सकते हो सर इन दोनों लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है, वो कोण 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों लाइन कैसे होंगे? लंबवत रेखा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही था, लंबवत रेखा का उदाहरण था। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर बोला गया है इनमें से समांतर रेखाएं कौन सी है? पैरेलल। अगर लंबवत रेखा आपने पहचान लिया तो समांतर रेखा भी पहचान लोगे। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा का मतलब क्या? ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, कभी प्रतिच्छेद ना करे। और समांतर रेखा का एक और नाम है अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलिए तो लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अभी भी 5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। इसमें आपको समांतर रेखा पहचानना है। पैरेलल का एक साइन भी बताया था ना आपको, सिंबल बताया था, चिन्ह बताया था, उससे भी देख सकते हो, या फिर आप डेफिनेशन से सोचिए पैरेलल लाइन क्या होगा, जो कभी एक दूसरे को ना काटे। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो आपको क्या बोला गया, आपको पहचानना है बस समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइन को। तो पैरेलल के बारे में क्या बताया? देखो 2-3 चीजें काफी जल्दी आप कर सकते हो। पहले तो आप बोलोगे समांतर क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी हमें देखना हो तो हम कहेंगे सर ऐसा लाइन जो कभी एक दूसरे को ना काटे। तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है प्रतिच्छेदी, ये तो काट रहा है इस बिंदु पर, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए तो होगा नहीं, एक दूसरे को काट दे रहा है। ऑप्शन सी भी साफ दिख रहा है, सर ये दोनों तो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे तो कट्टा हुआ दिखेगा ना, तो आप कहोगे सर ये काट रही है एक दूसरे को, तो कहेंगे हमारा आंसर तो नहीं होने वाला। ऑप्शन बी दिख रहा है नहीं कट रहा, लेकिन इसको आप जब बढ़ाइएगा तो इसको बढ़ाने पर दिख रहा है सर अभी भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट दे रही है। ठीक है, तो अभी काट दिया, तो कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी प्रतिच्छेदी ही है। ऑप्शन डी को आप देखिए, अगर बढ़ाइए, ठीक है, इसको मैंने बढ़ाया, ऊपर वाले लाइन को कितना भी आप बढ़ा दो तो नहीं कट रहा है ना। अब इसको भी आप बढ़ा दो, तो आपने देखा सर कितना भी इसको हम बढ़ा ले तो ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बढ़ाना है उसी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है। या फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। आप सीधे बोलोगे सर मुझे क्या दिख रहा है
इस लाइन पर एक तीर का निशान यहाँ लगाया और यहाँ भी लगाया। इस तीर का निशान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तीर बता रहा है कि ये दोनों लाइन समांतर है। ठीक है, तो आप बोलो सर ऑप्शन नंबर डी पैरेलल लाइन का उदाहरण है, समांतर रेखा का उदाहरण है। सिंपल था, बस इस तीर के निशान से आपको समझ जाना है कि हमारे पास समांतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लंबवत रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? कई बार मैंने आपको बताया ना, लंबवत रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइन के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, अभी 15 सेकंड और। तो सभी का आंसर आ गया ऑलमोस्ट। एक बच्ची और है जिसका आंसर रहता है, तो लास्ट 5 सेकंड हो जाते हैं। 5 4 3। चलो सभी का आंसर आ गया है। क्लास में जितने बच्चे हो तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि आप सभी ने आंसर दिया और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। अच्छा, एक आंसर क्यों गलत हो रहा है? किसी का आंसर गलत है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर लंबवत रेखा का बीच में मैं कई बार बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को, ऐसा लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा। कई बार बताया ना कि 90 डिग्री पर काटने वाले लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, यानी लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कह सकते हैं ना? समझ में आया? ऐसा लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे उसको लंबवत रेखा कह देंगे। परपेंडिकुलर लाइन के बारे में क्या बताया? 90 डिग्री पर काटना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए आज का। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन पहचान लीजिए। तो बस आपको बताना है कि इन चारों में इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा कौन सा है। नाइस, तो आंसर सभी के आ ही चुके ऑलमोस्ट। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन तो सभी ने आंसर किया, इस वाले का भी सभी लोग आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। एक भी आंसर क्यों स्किप करना है? ठीक है, सभी आंसर कीजिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको इंटरसेक्टिंग लाइन पहचानना है, प्रतिच्छेदी रेखा पहचानना है। तो लास्ट 5 सेकंड ओनली, ओनली 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो आपको पहचानना है प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा? जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरे, है ना, इंटरसेक्ट करे, काटे। तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक लाइन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक सेकंड, एक लाइन आप बोलते सर ये वाला है और दूसरा लाइन ये वाला है, ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। एक पॉइंट कॉमन है ना, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए ही प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यही हमारा आंसर है। बाकी कोई भी लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है। ये दोनों क्या है? ये सारे के सारे आप क्या बोलोगे सर? ये सारे समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर? समझ में आया ना? चलिए, तो इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप रुक सकते हो, पूछ सकते हो, मैं अभी रुक रहा हूँ। अगर समझ में आ गई है तो इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए।